फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे आगे का अकाउंटिंग बेसिक मीनिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस समझने से पहले हमें अकाउंटिंग प्रोसेस समझने से पहले उसका मीनिंग समझना होगा। और इसका मीनिंग आता है कि लेखांकन का अर्थ लेखांकन का संबंध उन लेन देन एवं घटनाओं से है जो पूर्ण रूप से या आंशिक वित्तीय प्रकृति के हो तथा मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। देखिए, एक पूरी डेफिनेशन हमने आपके सामने लिखी है। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि लेखांकन का संबंध उन लेन देन एवं घटनाओं से है। लेन देन और घटना दोनों को इन्होंने सम्मिलित किया है कि ऐसे लेन देन और घटना जो पूर्ण रूप से या तो फुली या आंशिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी यदि फाइनेंशियली नेचर के हैं, साथ में हमें उनको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, उन्हें मुद्रा के रूप में प्रभावी ढंग से लिख सकते हैं, उसे क्लासिफाई कर सकते हैं या उसकी समरी तैयार कर सकते हैं। साथ ही इनका जो रिजल्ट आएगा उसको एनालिटिकली एक्सप्लेन करेंगे। यही हमारे लिए अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग का मीन यही है कि हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम सही ढंग से लिखेंगे। लिखना सबसे पहला काम, उसको लिखना होगा। उसके बाद उसको वर्गीकृत करना है। उसके बाद उसकी सारांश तैयार करना है। उसके बाद उसका विश्लेषण करना है। तो ये आपके अकाउंटिंग के अंदर इन सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं। जहां हम सबसे पहले लिखते भी हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, समरी तैयार करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। यही हमारी अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के अंदर हर एक ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, लेकिन शर्त यही रहती है कि वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली नेचर का होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म्स में कह सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में उसे हम लिख सकते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन होने चाहिए, उन्हें हम लिखेंगे, उनका लेखांकन करेंगे। लेखांकन करने का जो तरीका है, आखिरकार हम लेखांकन करते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा समझिएगा। हम समझते हैं लेखांकन प्रक्रिया। लेखांकन प्रक्रिया का एक पूरा स्टेप होता है। हम एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बोर्ड पे आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक पूरा प्रोसेस है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। हम सबसे पहले जो लेखांकन प्रक्रिया है वो किनका लेखांकन करेंगे, जो आर्थिक घटना है, आर्थिक घटनाओं का ही लेखांकन होगा। लेखांकन किसका करना है? आर्थिक घटनाओं का। और ये जो लेखांकन करेंगे, इस लेखांकन को क्यों किया जाता है, ये जो लेखांकन करने का तरीका है, या ये लेखांकन करना है तो वो किसके लिए करना है, उसके लिए हमारे पास में आता है इस लेखांकन के लिए, या ये जो लेखांकन है वो लेखांकन सूचना
का संप्रेषण करने के लिए हम लेखांकन करते हैं। मतलब हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है आर्थिक घटना। पहला बिंदु हम स्पष्ट करते हैं आर्थिक घटना। आर्थिक घटना। दूसरा पॉइंट आएगा अभिलेखन। तीसरा पॉइंट आता है आपका संप्रेषण। और चौथा पॉइंट आता है आपका विश्लेषण। आपके लेखांकन की पूरी प्रोसेस इसी के बेस पे चलती है। सबसे पहले हम लिखते हैं आर्थिक घटना। आर्थिक घटना का मतलब होता है कि हम उन बिंदुओं को या उन व्यवहारों को या उन घटनाओं को सम्मिलित करते हैं जहां कहीं ना कहीं पैसा इफेक्टिव होता है। जहां पैसा इफेक्टिव होगा उन्हीं घटनाओं को हम सम्मिलित करेंगे, बाकी किसी घटनाओं को सम्मिलित नहीं करते हैं। और लेखांकन प्रक्रिया मतलब यहाँ पे हमारे पास में आ गया अभिलेखन। अभिलेखन हमें लिखना है। उसको लिखने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग स्टेप होते हैं। उन सारे स्टेप्स को अभी हम समझेंगे। बट फर्स्ट हमारे पास में प्रोसेस आता है कि आर्थिक घटनाओं को हम लेखा करेंगे। लेखा क्यों करते हैं? तो उस जो हमने लेखा किया है उसकी सूचनाओं को संप्रेषित करना है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेट करना। हमें जिस पर्सन को इसकी आवश्यकता है, इन सूचनाओं को जिसकी आवश्यकता है उसको कम्युनिकेट करने की का काम किया जाता है। और इनकी आवश्यकता किसको होती है? निर्णायक। जो आपकी संस्था के या जो आपके बिजनेस के जो निर्णायक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक व बाह्य। दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं जो इन सूचनाओं से निर्णय लेते हैं। जो आपने सूचना एकत्रित करी है इनसे निर्णय लेने का काम करेंगे और ये जो निर्णय होता है उसी के आधार पर आपका बिजनेस रन करता है। हम ये कह सकते हैं कि लेखांकन निर्णयकर्ताओं को आर्थिक क्रियाओं एवं उनके निर्णय के परिणामों को जोड़ता है। यह आपका निष्कर्ष निकलता है कि जो आपके निर्णय करता है, जो आपके बिजनेस के अंदर जो डिसीजन लेने वाले व्यक्ति है वो, और आपके जो आर्थिक क्रियाएं या उनसे रिलेटेड जो आपने डिसीजन लिए हैं उनके जो रिजल्ट आएगा उनके बीच की एक कम्युनिकेशन एक्टिविटी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि आखिर अगला बिंदु हम स्पष्ट करते हैं कि लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करता। आखिर अपने जो लेखांकन किया है उसको यूज कौन करेगा? वो किसके लिए हम यूज करने लायक है? उसे कौन यूज करने वाला व्यक्ति है? तो हमारे पास दो अलग अलग पर्सन है। एक तो होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक वे व्यक्ति होंगे जो आपकी संस्था या आपकी कंपनी के इंटरनल काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। सबसे पहले आंतरिक के अंदर आते हैं हमारे पास स्वामी। स्वामी यानी जो आपकी कंपनी या आपकी जो बिजनेस है उसका मालिक होगा। कर्मचारी, इसके बाद आपके प्रबंधक। आपके स्वामी है, आपका कर्मचारी है, आपका प्रबंधक है। उसके अलावा आपके पास जो इन्वेस्टर्स है, मतलब हम कह सकते हैं ये आपके आंतरिक स्रोत होते हैं, आंतरिक जो इन सूचनाओं को उपयोगकर्ता माने जाते हैं। बात करते हैं बाह्य के अंदर आती है सरकार, निवेशक, लेनदार, इसके बाद बैंक और वित्तीय संस्थाएं। ये ऐसे पर्सन होते हैं जो आपके संस्था के बाहर रहते हुए आपके अकाउंटिंग को चेक करने का काम करते हैं, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए जो स्वामी है
वो आपके अकाउंटिंग इसी पर्पज से देखता है क्योंकि उसको लाभ कमाना होता है, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही ये कार्य करता है। तो वो यही जानना चाहेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है। आपका कर्मचारी हमेशा ये सोचता है कि मेरी संस्था, जिस संस्था में वो व्यक्ति काम कर रहा है, वो किस पोजीशन पे चल रही है, क्या वो अच्छे लाभ में चल रही है। क्योंकि जब कोई संस्था अच्छी ग्रोथ करती है तो कर्मचारी ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि जो संस्था कमाएगी वही अपने कर्मचारी को पैसा दे सकती है, जो नहीं कमा रही है वो नहीं दे सकती है। बात रहती है प्रबंधक की, तो प्रबंधक आपका मैनेजर होता है। मैनेजर कंपनी से रिलेटेड अलग अलग डिसीजन लेता है और वो डिसीजन इसी के बेस पे लिया जाता है कि हमने पिछले साल कितना पैसा कमाया, क्या जो भी हमें डिसीजन लेना है। जैसे हमने कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया है तो उस प्रोडक्ट में हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारा जो डिसीजन लेने का कार्य होता है वो आपका मैनेजर करता है। और ये सब कुछ डिसीजन होते हैं वो आपके इन अकाउंटिंग पर डिपेंड करता है। आपकी अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग के बेस पे हम इस पे डिपेंड होता है कि हम किस प्रकार से अब इसमें आगे के कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, बाह्य सोर्सेज की बात करते हैं, तो आपके पास पहला आता है गवर्नमेंट। देखिए सरकार हर एक बिजनेस के अंदर अपना इंटरेस्ट रखती है। इंटरेस्ट का मीन्स हमारे सामने ये रहता है कि सरकार ये जरूर चेक करेगी कि आपने पूरे साल भर में कितना पैसा कमाया है। क्यों करती है? क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए। सरकार चाहती है कि वो आपसे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ तो सरकार को भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे कर पाओ। अगली बात, आपका इन्वेस्टर, निवेशक का मतलब होता है इन्वेस्टर, वो व्यक्ति जिसने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है। निवेशक की बात करें, निवेशक का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने व्यवसाय में, जिसने अपने व्यवसाय में पैसा लगाया हो। आपने किसी व्यक्ति से पैसा लेके आए हो, आपने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसे हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। इन्वेस्टर्स को, निवेशक को ब्याज या लाभांश मिलता है। जो व्यक्ति आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, या तो आप उसको ब्याज दोगे, ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट, और लाभांश को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है? तो देखिएगा, लाभांश लाभ का अंश, लाभ का अंश। जिस व्यक्ति ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है उसको हम पूरा प्रॉफिट न देकर थोड़ा बहुत उसको प्रॉफिट का भाग देते हैं, उसे हम कहते हैं लाभांश। तो जो आपका निवेशक है वो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है इंटरेस्ट के पर्पज से, डिविडेंड के पर्पज से। तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि आपकी बिजनेस ग्रोथ करे, मतलब एटलीस्ट वो ये देखेगा कि आपने साल भर में कितना पैसा कमाया है, क्योंकि आपने जो कमाया उसी के आधार पर उसका फायदा है, तो वो जरूर आपके अकाउंट में इंटरेस्ट रखेगा। साथ में आता है लेनदार। लेनदार का मीनिंग हमने कल समझाया था। लेनदार जिनसे हमने उधार खरीदा है। अब एक सिंपल सा प्रश्न है आपसे, आपको उधार कौन देगा? आपको व्यक्ति उधार कब देगा? जब आप लाभ कमा रहे हो, जब आपके पास पैसा है, आप कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हो और आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तभी व्यक्ति आपको पैसा देगा। उसे इस बात का डर नहीं रहेगा कि आपको यदि माल उधार दिया भी है तो आप समय पे उसको भुगतान कर लोगे। आपने माल बेचा है, आप कंटिन्यू माल बेच रहे हो, तो व्यक्ति आपको इजीली उधार देने में सक्षम रहता है। इसीलिए वो अपने बिजनेस की अकाउंटिंग चेक करता है। पहले आपका बैकग्राउंड देखेगा कि आपके पास क्या है, आप किस कदर बिजनेस कर रहे हो, ये सारी चीजें पहले से वो क्लियर करके ही अपना काम आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट आता है बैंक। बैंक 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 भी आपके अकाउंट्स चेक करती है, देख सकती है। इसका कारण होता है कि यदि हमें बैंक से ऋण लेना है, यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, आपका विचार है आप बैंक से कोई लोन लेना है, तो आपको अपने अकाउंट्स बैंक को दिखाने पड़ेंगे, आपको अपनी पोजीशन बैंक को दिखानी पड़ेगी। हम अकाउंट्स
मेंटेन इसीलिए करते हैं कि हमारे पास हमारी क्या फाइनेंशियली पोजीशन है। हम हमारी बैलेंस शीट बैंक के सामने रखते हैं कि भाई हमारे पास इतना असिस्ट है, इतनी लाइबिलिटीज है, इतना मैंने प्रॉफिट अर्न किया है, मेरे प्रॉफिट अर्न करने का जो रेट है वो रेशियो वो इस तरह से मैं प्रॉफिट अर्न करता हूँ, उसका बेस पे आपको बैंक आपको लोन देती है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बैंक के जैसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब होता है बहुत सारी संस्थाएं होगी जो लोन देने का कार्य करती है। बैंक तो देती है, साथ में कई ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जो लोन देने का काम करती है। तो उनका भी एक ही पर्पज होता है कि वो आपको लोन दे रही है, इसका मतलब आपका पहले बैकग्राउंड चेक करेगी, उसके बाद ही वो आपको लोन देगी। तो ये कुछ सोर्सेज थे, मतलब हम कह सकते हैं उपयोगकर्ता, यूजर्स जिसको कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लेखांकन प्रक्रिया समझते हैं, अभिलेखन समझते हैं। लेखांकन प्रक्रिया, यदि कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, हम उसको वापस सॉल्व कर देंगे। लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या आता है, तो हमने जैसे हम देखते हैं कि कल हमने 2 पॉइंट क्लियर किए थे, व्यवहारों की पहचान और मुद्रा में मापन। हमने कल ये 2 पॉइंट क्लियर किए थे, व्यवहारों की पहचान कर ली थी और मुद्रा में मापन। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट आएगा अभिलेखन। अभिलेखन के अंदर पहला पॉइंट आता है आपका प्रारंभिक लेखे। प्रारंभिक लेखे, देखिए प्रारंभिक लेखे का मतलब होता है प्रतिदिन होने वाले व्यवहारों का तिथिवार क्रमानुसार लेखा करना। तिथिवार मतलब डेट टू डे क्रमानुसार, यानी सीरियल वाइज। आप सीरियल वाइज उसकी अकाउंटिंग करते हो। ये अकाउंटिंग 2 टाइप से होती है, इसके लिए हमारे पास 2 अलग अलग प्रोसेस है। पहला है आपके पास जर्नल और दूसरा आता है सहायक बयान। ये आपको लेखा करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। आपके पास डे बाय डे जो रोज डेली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, रोज के रोज आप एक बुक में मेंटेन करोगे, एक बुक में लिखोगे, उसके लिए लिखने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग बुकें हैं। पहली बुक आती है जर्नल और दूसरी बुक आती है सहायक बयान। जर्नल जिसमें सभी व्यवहारों का लेखा करते हैं, का लेखा करते हैं। जर्नल ऐसी है जिसमें सभी व्यवहारों का एक साथ लेखा करते हैं। और सहायक भैया प्रकृति के आधार पर, मतलब जैसा उनका नेचर, प्रकृति के आधार पर अलग अलग लेखा पुस्तकें रखी जाएगी। देखिएगा ये जर्नल और सहायक भैया दो आप आगे जाके आपके पास अलग से पूरे चैप्टर है। तो हमें पहला पॉइंट समझना है अभिलेखन, मतलब प्रारंभिक लेखे, ओपनिंग एंट्री जिसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम डे बाय डे रोज के ट्रांजेक्शन रोज लिखते हैं, हर पल सीरियल वाइज कंटिन्यू। जैसे जो पहला ट्रांजेक्शन हुआ उसे पहले लिखेंगे, दूसरा उसे दूसरा लिखेंगे। तो सीरियल वाइज जो हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं उसको हम कहते हैं एक प्रकार से प्रारंभिक लेखे। नेक्स्ट इससे रिलेटेड अगला पॉइंट हम आगे की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। जो चीजें एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और उसे अपने नोटबुक में लिखना, क्योंकि जब तक आप इसे लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। वैसे तो मैं इसका नोट्स भेज दूंगा, बट फिर भी आपको इनको कंटिन्यू आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। यदि कोई डाउट आ रहा है तो आप बता दीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट बिजनेस की क्लास अभी होगी, लिंक भेज रहा हूँ, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।